एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 10 से 12, 10, 11, 12 3 दिन का जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस हैं, ये जितनी भी सरकारी परीक्षाओं की जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको उन परीक्षाओं में ये बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है इंदौर, सूरत, जबलपुर या आगरा। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। ये सूरत जो है, इसने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है। इसमें 3 कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें जो श्रेणी 1 है, उस श्रेणी में जो है वो सूरत ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, और सूरत को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर के रूप में घोषित किया है। इसको इस तरह से सम्मानित किया है और इसको सम्मान स्वरूप 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। जबकि इसी सर्वेक्षण में जबलपुर, जो मध्य प्रदेश का जबलपुर है, और उत्तर प्रदेश का आगरा, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, जो वर्ष 2023 में सर्वेक्षण हुआ था, उसमें सूरत 13वें स्थान पर था, जबकि इंदौर जो था इसमें शीर्ष स्थान पर था। तो सूरत ने जो है इस दिशा में बहुत सकारात्मक कदम उठाए हैं और ये 13वें स्थान से लेकर जो है वो पहले स्थान पर आ गया है। जबकि इंदौर जो है वो शीर्ष 3 में भी स्थान नहीं बना पाया है। श्रेणी 1 में सूरत है, उसी तरह श्रेणी 2 जो शहर हैं उसमें फिरोजाबाद, और जो श्रेणी 3 शहर हैं, ठीक है, टायर 3 सिटीज हैं, उनमें रायबरेली जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा कहां स्थापित की जा रही है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत की जो पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा है, इसका जो निर्माण है या जो स्थापना है इसकी उड़ीसा में, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक ईएमसी पार्क इन्फो वैली है, वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। और ये सुविधा जो है वो करीब 620 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है और कहा जा रहा है कि जब ये फंक्शन में होगी तो ये 500 से अधिक नए रोजगारों का सृजन करेगी। ठीक है, इस सुविधा का निर्माण RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और इस सुविधा के साथ, इस विनिर्माण जो इकाई है उसकी स्थापना के साथ क्या है, लक्ष्य है कि उड़ीसा को भारत में सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में ये क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। भारत में जो है वो सेमीकंडक्टर का हब उड़ीसा में स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? टेलर फ्रिट्ज, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, इटालियन प्लेयर या इतालवी खिलाड़ी, जिन्होंने वर्ष 2024 के यूएस ओपन पुरुष एकल या यूएस ओपन मेंस सिंगल का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। और अमेरिकी खिलाड़ी हैं, इनका नाम है टेलर फ्रिट्ज, इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता हुआ है। और यूएस ओपन खिताब जीतने वाले ये जेनिक सिनर जो हैं, ये पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए हैं, फर्स्ट इटालियन टू विन यूएस ओपन। ठीक है, और ये यूएस ओपन जो है ये टेनिस का टूर्नामेंट है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो 4 प्रमुख टेनिस के टूर्नामेंट हैं, जिसमें यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, ये 4 प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं, तो ये अलग अलग कोर्ट पे खेली जाती हैं। तो याद रखिएगा कि यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये आपका जनरल स्टडीज का भी क्वेश्चन बनता है। प्लस ये जो भी जितनी भी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं हैं, इनमें जो विजेता है आप उसका नाम याद रखिए, विजेता किस देश का खिलाड़ी है उसका नाम याद रखिए, किसको हराकर इन्होंने खिताब जीता है उनका नाम याद रखिए, और जिनको हराया है वो किस देश के खिलाड़ी हैं ये भी याद रखिए। कई बार इसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आप इतनी सारी डिटेल याद रखेंगे, उसी तरह से हमने क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन बनाया है उसी तरह से बनाया है, ताकि ये जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो इसमें इंक्लूड की जा सके। ठीक है, तो चाहे तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज ये नीचे संस्थान का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया है। इसके अलावा संस्थान का व्हाट्सएप नंबर दिया है। इसके साथ ही वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक भी हमने
ऐड किया हुआ है, तो आप कैसे भी करके हमसे जुड़ के ये सारा जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनकी जो भी डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये पीडीएफ फॉर्म में आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पीडीएफ में, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन करें। आपको इससे नो डाउट बहुत फायदा होगा। ठीक है, आपकी करंट की तैयारी जो है, हम इंश्योर करते हैं कि आपकी करंट की तैयारी पूरी की पूरी करवा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? पहले ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किए गए, उसके बाद पैरालंपिक खेल जो है वो पेरिस में आयोजित किए गए। अब इसमें बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। 19, 22, 29 और 31। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी, ये पेरिस पैरालंपिक 2024 खेल हैं, इसमें भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें 7 गोल्ड हैं या 7 स्वर्ण पदक हैं, उसके बाद से 9 सिल्वर या रजत पदक हैं। ठीक है, और उसके बाद 13 ब्रॉन्ज या कांस्य पदक है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 29, 7, 9 और 13, ये 29 पदक जीते हैं। और इसमें जो सबसे चर्चित नाम है, वो चर्चित नाम है एक तो मरियप्पन थंगावेलु। इन्होंने क्या किया है, 3 अलग अलग पैरालंपिक खेलों में पदक जीता है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय जो है वो खिलाड़ी बन गए हैं, पैरा खिलाड़ी बन गए हैं, पैरा एथलीट हैं। उसके बाद शीतल देवी जो है, ये सबसे कम उम्र की भारतीय पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ी बन गई हैं, एथलीट बन गई हैं। और जो पेरिस पैरालंपिक खेल थे, इसमें भारतीय जो पैरा एथलीटों का दल था, उसमें 84 खिलाड़ी गए हुए थे, और जिन्होंने 12 खेलों में भाग लिया है। अब आपका काम यहाँ पे ये है कि आप देखिएगा कि ये मरियप्पन थंगावेलु और शीतल देवी ये किस खेल से संबंधित है, इनकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, और जो हमारे पुराने वीडियोस हैं, उनमें हम लोग टाइम टू टाइम आपको बताते गए हैं कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है। तो आप लोग जो है इनका भी एक डिटेल में, मेरे हिसाब से आप एक नोट बना लीजिएगा, जिसमें जितने भी खिलाड़ी स्पेशली जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, उनकी डिटेल अपने पास अलग से लिख के रखिएगा, वो किस खेल से संबंधित थे, किस कैटेगरी में उन्होंने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर किस देश में खोला है या स्थापित किया है या स्टार्ट किया है? ऑप्शन है दुबई, अबू धाबी, न्यूयॉर्क और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, ये आईआईटी दिल्ली ने अपना जो पहला इंटरनेशनल सेंटर है या इंटरनेशनल कैंपस है, वो अबू धाबी में खोला हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर में जो है वो 52 छात्रों, 52 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो पहला बैच स्टार्ट हो गया है। इस पहले बैच में कुछ भारतीय, कुछ अमीराती और कुछ अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्र जो है, इनको शामिल किया गया है, और इनको ऊर्जा इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में बीटेक या बैचलर इन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराई जाएगी। ये पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और इस परिसर की स्थापना जो है वो जुलाई 2023 में एक समझौता हुआ था, एक एमओयू साइन हुआ था, उस एमओयू के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। तो ये आईआईटी दिल्ली का पहला इंटरनेशनल कैंपस अबू धाबी में स्टार्ट हो गया है। इसके पहले हम लोग एक आपको कैंपस बता चुके हैं, आईआईटी का जंजीबार में खोला गया है। तो आपको ये देखना है कि वो जंजीबार वाला कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर जनरल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन सा है? चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और भारत। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी, ये नेचर जनरल में जो अध्ययन प्रकाशित हुआ है, इस अध्ययन को लीड्स विश्वविद्यालय द्वारा जो है अध्ययन को किया गया है। ठीक है, ये स्टडीज की गई हैं, और जिसके अनुसार इन्होंने बताया है कि भारत जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बनकर उभरा हुआ है। ठीक है, लीड्स विश्वविद्यालय का ये अध्ययन है, और इन्होंने बताया है कि भारत हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा कर रहा है। ठीक है, और इस तरह से भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा या सबसे प्रमुख प्लास्टिक प्रदूषक देश बन गया है। बाकी इन्होंने बताया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर हर साल 57 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, और प्लास्टिक का कचरे की जो समस्या है वो इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है, इतनी ज्यादा ग्रेव हो गई है कि ये जो है पृथ्वी की सतह से लेकर गहरे समुद्री गड्ढों तक फैल चुका है। जो समुद्रों के अंदर छोटे छोटे क्रेटर हैं या बड़े क्रेटर्स हैं, वहां तक ये प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है वो पहुंच गया है। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्त प्राय एक कछुआ प्रजाति को देखा गया है, इसका
नाम है, प्रजाति का नाम बताना है। तेंदुआ कछुआ, लंबाकार कछुआ, लाल कान वाला स्लाइडर, भारतीय तट कछुआ। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में जो कछुआ देखा गया है, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ देखा गया है, उस प्रजाति का नाम है लंबाकार कछुआ। ये दमदमा क्षेत्र में क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला में देखा गया है। और ये प्रजाति जो है कछुए की, ये आमतौर पर गीले स्थानों या वेटलैंड्स जिनको बोलते हैं, दलदली क्षेत्र जो होते हैं वहां पर ये पाया जाता है। और इसका जो खोल होता है, कछुए के जो शेल होता है, ये पीले भूरे या जैतून के रंग का होता है और इसमें काले धब्बे होते हैं। ठीक है। और जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसने वर्ष 2018 में जो है वो अपनी लाल सूची में से रेड लिस्ट जो है इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया था। ठीक है, 2018 में इसने शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024, ये एक्सरसाइज का नाम ही है युद्ध अभ्यास 2024, ये किस राज्य में आयोजित किया गया? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो युद्ध अभ्यास 2024 जो भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच में जो है आयोजित किया जाता है, ये राजस्थान में और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। और इसका आयोजन जो है वो 9 से 22 सितंबर 2024 के बीच में किया जाना तय है। ये अभी चल रहा है। और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना है। जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको टेररिज्म के अगेंस्ट जो है, एंटी टेररिज्म जो अभियान है, जो मिशन है, उनके उनके लिए क्या करना है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है। ठीक है, भारत भी जो है वो आतंकवाद से पीड़ित देश है। अमेरिका ने भी जो है वो कई आतंकी हमले देखे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जो है, ऐसे परिदृश्य में ये क्या कर रहे हैं, संयुक्त क्षमताओं का निर्माण करने के उद्देश्य से ऐसे युद्धाभ्यासों का आयोजन कर रहे हैं। और ये अभ्यास जो है वो अर्ध रेगिस्तानी या सेमी एरिड या सेमी ड्रॉट रीजन में, वातावरण में युद्ध संचालन जो वॉर का जो संचालन है, उसके संचालन पर ये केंद्रित है। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के युद्ध अभ्यासों के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनका जरूर याद रखिए कि ये कब आयोजित हो रहे हैं, किन किन देशों के बीच में आयोजित हो रहे हैं। ठीक है, ये इनका कौन सा संस्करण था, ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, यूजुअली उद्देश्य नहीं पूछा जाता है, बट अभी जो पिछले साल यूपीएससी ने परीक्षा कंडक्ट की थी, उसमें उसने जो है वो 4 ऑप्शंस में क्वेश्चन दिया था, और जिसमें पूछा था इसमें कौन सा गलत है, तो उसमें एक उन्होंने युद्ध अभ्यास का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य भी लिखा हुआ था। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये डिटेल्स भी जो है वो क्वेश्चंस की फ्रेम करते हैं, ताकि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन गलत ना हो। आप लोग नए हैं, अगर आप लोगों ने पहले तैयारी का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको एटलीस्ट पता रहे कि परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो ये कंटेंट सारा का सारा इसी तरह से डिजाइन किया है कि आपको जो है वो परीक्षा में, करंट अफेयर्स में अच्छी तरह से मदद मिल सके। अगर आप चाहें तो हमारे जो PDF हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये सारे प्रोग्राम की, जो सारा हमारा करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियोस है, उनकी PDF प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स परिषद या काउंसिल की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST की दर कितने प्रतिशत कर दी है? जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन हैं, उन पर GST की रेट जो है वो क्या कर दिया है, 18%, 15%, 12% और 5%। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी, ये GST परिषद ने जो है अपनी इस 54वीं बैठक में ये कैंसर की दवाओं पर जो GST लगता है, पहले ये 12% लगता था, अब इसको घटा के इन्होंने 5% कर दिया है। इससे क्या होगा, कैंसर के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, उनके लिए दवाएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और जो है वो ट्रीटमेंट तक लोगों की पहुंच जो है वो और सुलभ हो जाएगी, और अधिक से अधिक लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एक मंत्रियों के समूह का गठन किया है, जो स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कर की दर को कम करने के लिए जो है वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा। ये जो रिकमेंडेशंस हैं, ये अक्टूबर 2024 के अंत तक आने की संभावनाएं हैं। तो एक इन्होंने इस तरह का जो है वो मंत्रियों का समूह या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का भी गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया
है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया है। और ये आयोजन 11 से लेके 13 सितंबर के बीच में किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में एक वैश्विक दावेदार के रूप में स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी पोत या एंटी सबमरीन पोत या युद्ध पोत जो है, इनका नाम है मालपे और दूसरे पोत का नाम है मुल्की, इन दो पोतों को कहां लॉन्च किया है? मुंबई, विशाखापत्तनम, कोचीन और कांडला। सही जवाब इसका ऑप्शन सी, कोचीन। और कोचीन का जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है, ठीक है, इसने तो इसका जो है निर्माण किया है। और कोचीन शिपयार्ड में ही ये मालपे और मुल्की, ये एंटी सबमरीन जो वॉर शिप्स हैं, इनका जो है वो लॉन्चिंग किया गया है। इसका निर्माण जो है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। और ये जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों से लैस है। इसमें जो उपकरण लगाए गए हैं वो क्या है, जो है वो इंडिजियसली डेवलप किए गए हैं, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं। और ये जो शिप्स हैं ये हल्के टारपीडो, लाइट टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट और माइंस से लैस हैं। इन पोतों की जो अधिकतम गति है वो 25 नॉट है और इनकी क्षमता जो है वो 1800 समुद्री मील है। ठीक है, बाकी ये नॉट जो है वो गति का मात्रक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक नॉट जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो आप लोग ये जो है जरूर याद रखें, ये फिजिक्स का क्वेश्चन कई बार बनता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? देहरादून, गोरखपुर, भुवनेश्वर और मैसूर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये जो भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है, वल्चर का जो प्रजनन केंद्र है, ये गोरखपुर में और गोरखपुर के कैंपियरगंज रेंज में जो है वो स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और इसका जो नाम है वो है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, और ये केंद्र जो है वो एशियाई किंग गिद्धों या एशियन किंग वल्चर्स जो हैं उनके संरक्षण और प्रजनन के लिए बनाया गया है। ये एशियन किंग जो वल्चर्स हैं ये IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, ये IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए कि IUCN की जो रेड लिस्ट में है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है इनको शामिल किया गया है। ठीक है, इस जो प्रजनन केंद्र है यहाँ पर एक प्रजनन पक्षीशाला, अस्पताल पक्षीशाला और पशु चिकित्सा जैसे अनुभाग यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और अगले 8 से 10 वर्ष में इस केंद्र में 40 जोड़े गिद्ध या 80 गिद्ध या 40 नर और 40 मादा गिद्धों को छोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 की थीम क्या है? आत्महत्या को समाप्त करना, आत्महत्या पर कथा बदलना, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और जीवन का महत्व समझना। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी, ये जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 है, इसका जो थीम था या विषय था वो था आत्महत्या पर कथा बदलना, या इंग्लिश में बोले तो चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। ठीक है, ये जो है इसकी थीम है। और आप लोग ध्यान रखें, प्रतिवर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, और एक यहाँ पर जो है ग्रीमिंग डेटा ये है कि हर साल दुनिया भर में करीब 7 लाख से अधिक लोग जो है वो आत्महत्या करके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा 10 से 12 सितंबर का करंट अफेयर्स था, इसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। आप अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके, कमेंट करके अपना फीडबैक ना देना जरूर दें। आपके फीडबैक से ही हमें पता लगेगा कि आप इन सब चीजों से कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं और हमें जो है वो आगे और भी अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।